अपने आप को गुलाम बनाकर, अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके और उसे गुलाम की तरह जीवन देकर नहीं जिएगा। हम मरेंगे तो संघर्ष करते हुए मरेंगे, हमारी मौत निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गुलाम बनकर नहीं, एक आजाद व्यक्ति की तरह संघर्ष करते हुए, संघर्षशील व्यक्ति की तरह हम लड़ेंगे और मरेंगे। रही सरकार, तो मैंने आपको बता दिया, सरकार को भूख के कोई लेना देना नहीं है। वो पश्चिम बंगाल चुनाव में और वहां पर हिंदू मुस्लिम करने में, उसी की सारी भूमिका करने में वो लगी हुई है कि रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस अंबानी के, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जो भी है, कोई रिलायंस नाम जिसमें भी जुड़ा है, अंबानी के ये सारे प्रोडक्ट, इनका तेल, पेट्रोल पंप वगैरह सबका बहिष्कार हो। इनके डिजिटल जो स्टोर्स हैं वो, इनके जो, और अभी ये बिग बाजार में भी घुस गए, इसका पूरी तरह से इनका बायकॉट होना चाहिए। जो भी इनके शोरूम्स हैं, रिटेल शोरूम्स हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। इस आंदोलन को तो कमजोर करने की पूरी साजिश सरकार कर ही रही है, लेकिन केवल इस आंदोलन को नहीं, यह सरकार इस देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए सारा षड्यंत्र कर रही है। पूरी तरह से इस देश बर्बाद हो जाए और चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों और ये मोदी सरकार के हाथ में पूरा देश चला जाए, इसलिए ये पूरी तरह से इस देश को तबाह करने में लगी। क्यों सरकार को देगा? इसका मतलब सरकार अनाज खरीदने से बच गई, एमएसपी से बच गई, और इस तरह से यह होगा कि राशन की दुकानों पर राशन नहीं जाएगा तो गरीब आदमी कहां से राशन खरीदेगा। मतलब यह हुआ कि पूंजीपति की ही दुकान से, पूंजीपति से ही उसे उसके रेट पे उसे राशन खरीदना पड़ेगा। मतलब यह है कि गरीब तबाह, मजदूर तबाह, किसान तबाह। यह है एक्ट, इसके लिए सरकार यह काम कर रही है। तो जो यह सरकार इस तरह से काम कर रही है, हमें किसी हालत में यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे लगातार। भानु प्रताप जी, जैसा कि आज 12 तारीख है और हम सभी को पता है कि किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था कि 12 तारीख को पूरा भारत को ठप कर देंगे, हाईवे जाम कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे और साथ ही साथ में रेलवे ट्रैक जो है उसको भी जाम कर देंगे। यानी कि जब कुछ इतना सब कुछ हो रहा है, किसान लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार उनकी बातों को मान नहीं रही है, अपने बातों पर जो किसान टिके हुए हैं, और साथ ही साथ जो भारत सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो भी टिकी हुई है। ना वो पीछे हटने को तैयार है, ना किसान पीछे हटने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जो सरकार है वो बंगाल चुनाव करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है, और जो किसान बैठे हुए हैं उनकी जो मौत लगातार हो रही है उसको लेकर के चिंता व्यक्त क्यों नहीं कर रही है? देखिए, मैं आपको बहुत पहले से ये बात बताता रहा हूं कि सरकार को इस देश के लोगों की चिंता नहीं है। न गरीब की चिंता है, न मजदूर की चिंता है, न किसान की चिंता है, न छात्रों की चिंता है, न बेरोजगारों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है। इस देश में जो वर्तमान सरकार है, माननीय मोदी जी की जो सरकार है, उसको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उसका केवल एक ही मकसद है, राजनीति। और राजनीति भी जिस घटिया स्तर पर उतर कर वो राजनीति करती है बीजेपी, उसका कोई, मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई और दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा। सत्ता की जो उनको भूख है वो इतनी ज्यादा है कि उसके सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आता। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से संवेदनहीन सरकार और सरकार का नेतृत्व और सरकार की जो पूरी टीम है पूरी तरह से संवेदना विहीन हो चुकी है। होना यह चाहिए कि जो कानून है, जो कानून पूरी तरह से इस देश को तबाह करने वाले हैं, इस देश के लोगों से मुंह का निवाला छीनने वाले हैं, इस देश के लोगों को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम नागरिक हो, सबको पूरी तरह से गुलाम बनाने वाले जो कानून हैं, सरकार को बिना किसी देरी के उन्हें वापस लेना चाहिए। तीनों कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए। और जो एमएसपी का कानून है उसको ईमानदारी से, जो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार C2 है उस पर 50% बढ़ाकर देना है। तो एक उदाहरण के तहत मैं जैसे जगह जगह बताता हूं, फिर मैं आपको यहां बताता हूं कि ये मानिए कि इस समय सरकारी जो एमएसपी है गेहूं की वो 1975 रुपए है। इसको C2 के हिसाब से अगर 50% बढ़ा के हम कहें तो ईमानदारी से इसको देखें तो करीबन 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं होना चाहिए। इस हिसाब से एमएसपी करके
उसको कानूनी रूप देकर, यानी कानून उसका बनाकर कि एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी, जो एमएसपी पे से कम पर खरीदेगा उसको सजा होगी कम से कम 7 साल की, और अगर नहीं खरीदता है तो सरकार एमएसपी पर उस अनाज को खरीदे, इसकी गारंटी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ये सब नहीं कर रही है। होना यही चाहिए, करना यही चाहिए। अब रही इसकी बात कि जो सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो पश्चिम बंगाल का चुनाव उसमें लगी हुई है, सरकार पीछे नहीं हटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान पूरी तरह से इस बात पर दृढ़ संकल्प है कि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो हम अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है भाई। या तो हम आने वाले समय में खुद भी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की गुलाम बनकर रह जाए, क्योंकि सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है खेती से, और केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो भी कुछ होना है, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूंजीपति और किसान, उसके बीच की बात रह जाएगी। सरकार उसमें कहीं नहीं होगी, किसी भी तरह से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। और धीरे 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 यही होगा कि जो किसान है उस पूंजीपति की गिरफ्त में आता चला जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और आने वाले समय में अपनी ही जमीन पर किसान मजदूर क्या बल्कि गुलाम बनकर रह जाएगा, उसकी जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। यही आने वाला भविष्य है इन कानूनों के अनुसार। तो इसलिए जो किसान है उसके लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है। वो किसी भी सूरत में अपने आप को गुलाम बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके और उसे गुलाम की तरह जीवन देकर नहीं जिएगा। अगर हमें मरना ही है तो हम संघर्ष करते हुए मरेंगे, गुलामों की तरह जिंदा रहकर या गुलाम बनकर जीकर हम किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहेंगे। हम मरेंगे तो संघर्ष करते हुए मरेंगे, हमारी मौत निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गुलाम बनकर नहीं, एक आजाद व्यक्ति की तरह संघर्ष करते हुए संघर्षशील व्यक्ति की तरह हम लड़ेंगे और मरेंगे। रही सरकार, तो मैंने आपको बता दिया सरकार को भूख के कोई लेना देना नहीं है। वो पश्चिम बंगाल चुनाव में और वहां पर हिंदू मुस्लिम करने में, उसी की सारी भूमिका करने में वो लगी हुई है। इस आंदोलन में सरकार हिंदू मुस्लिम या जातिवाद को घुसाने में सफल नहीं हो पाई है और न ही किसी हालत में सफल हो पाएगी, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का है, मजदूरों का है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का आंदोलन है, देश को बचाने का जन आंदोलन है। आपको कि क्या आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि ना ही सटीक कोई फैसला दे पाना और ना ही इस पे कोई एक सटीक निर्णय लेना, इसको बार बार तारीख पे तारीख दे देना, क्या लग रहा है सर इससे कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश चल रही है? देखिए, इस आंदोलन को ही नहीं, ये तो सच है बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, इस आंदोलन को तो कमजोर करने की पूरी साजिश सरकार कर ही रही है। लेकिन केवल इस आंदोलन को नहीं, यह सरकार इस देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए सारा षड्यंत्र कर रही है। पूरी तरह से इस देश बर्बाद हो जाए और चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों और ये मोदी सरकार के हाथ में पूरा देश चला जाए, इसलिए ये पूरी तरह से इस देश को तबाह करने में लगी है। दूसरी बात जो है, जो षड्यंत्र कर रही है, वो षड्यंत्र खालिस्तानी के भी हम पे आरोप लगा रही है, वो पाकिस्तान के समर्थन का भी आरोप लगा रही है, वो हमसे चाइना का समर्थन का भी आरोप लगा रही है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, मैंने कल भी ये बात, जब मैं सिंघू बॉर्डर पे था परसों, तब भी मैंने ये बात कही थी कि अगर हम लोग यानी किसान अगर आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं, चाइना समर्थक हैं, तो सरकार इस बात को क्यों कह रही है कि हमसे गलती हो गई, हमने कानून बनाते समय आपसे पूछा नहीं और अब हम ये सुझाव, ये प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं, आगे कोई भी बात होगी तो हम आपसे पूछ के करेंगे। तो हमसे बात क्यों कर रही है? किसानों से बात क्यों कर रही है? किसानों को सुझाव प्रस्ताव क्यों दे रही है? किसानों के सामने ये क्यों कह रही है कि भाई हमसे गलती हो गई? अगर हमें देखिए, ये जो है कि जो सरकार का रवैया है, क्योंकि सरकार का जो गोदी मीडिया है, गुलाम मीडिया है, और सरकार का जो आईटी सेल है, वो इसी तरह का भ्रम फैलाने के लिए लगातार काम करता है। सरकार की एक पूरा इनका आईटी सेल और जो भी जितने इनके लोग हैं, वो हमेशा इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
अभी आपने देखा होगा, एक बात तो यह भी आ रही है कि जो इनके अमिताभ कांत हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करके हैं और आरएसएस के आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा लोकतंत्र हो गया। मिस्टर कांत, आपको इतना समझ में आना चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी तो इस देश में लोकतंत्र वाकई में हुआ भी नहीं है पूरी तरह से स्थापित। लोकतंत्र के जो आधार हैं उनको पूरी तरह से बीजेपी और विशेषकर ये मोदी सरकार ध्वस्त करने में लगी है, खत्म करने में लगी है। और क्योंकि तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हें नहीं चाहिए कोई भी सच बोलने वाला और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाला, खड़े होकर संघर्ष करने वाला कोई तुम्हें नहीं चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों का सदुपयोग करते हुए, अपने मूल अधिकारों का सदुपयोग करते हुए सही बात कहता है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, आंदोलन करता है, आवाज बुलंद करता है, तो तुम उस आवाज को दबा देना चाहते हो। यही तुम्हारी नीति, इसीलिए तुम ये सारी की सारी बातें कह रहे हो। इसके अलावा और कोई वो नहीं है। लेकिन हम जो एक बात कह रहे हैं, ठीक है, हम तो संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। अभी जो हमारी कॉल है, आज की जो कॉल है हमारी, वो अभी हमारी कॉल 2 हैं। आज एक तो यह है कि हम जो वो है हमारा जयपुर हाईवे है, हम उसको जाम करेंगे। दूसरा, इसके अलावा जो स्थिति है, जो जितने भी टोल प्लाजा हैं, हम उन टोल प्लाजा को टोल फ्री करेंगे, टोल प्लाजा पर धरना देंगे, जाम करेंगे। अभी यह है। आने वाली स्थिति सरकार अगर नहीं मानती है तो ठीक है, सरकार अपनी रणनीति अपनाए, सरकार को अपनी रणनीति अपनाने का पूरा हक है। हमें अपनी बात के लिए, अपने जो हमारे मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करने के तरीके हमारे पास हैं। और एक तरीका वो है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो तरीका है कि जो ये अंबानी और अडानी के जो प्रोडक्ट हैं, इनका जो बाइकआउट करें। मैंने जैसे पहले भी कहा, फिर आप दोहराता हूं इस बात को, मैंने बहुत पहले जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला था 1 साल पहले, मैंने लगातार ये बात कही थी कि रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस अंबानी के, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जो भी हैं, कोई रिलायंस नाम जिसमें भी जुड़ा है, अंबानी के ये सारे प्रोडक्ट, इनका तेल, पेट्रोल पंप वगैरह सबका बहिष्कार हो। इनके डिजिटल जो स्टोर्स हैं वो, इनके जो, और अभी ये बिग बाजार में भी घुस गए, इसका पूरी तरह से इनका बायकॉट होना चाहिए। जो भी इनके शोरूम्स हैं, रिटेल शोरूम्स हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अडानी के जो भी सामान है, जिनमें एक फॉर्च्यून तेल, जो एडिबल ऑयल है, फॉर्च्यून तेल, जो उसका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। साथ में, इसके साथ साथ में मैंने कहा था, और अब आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि जो न्यूज चैनल्स हैं, हमें उन न्यूज चैनल्स का, टीवी चैनल्स का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। जो चैनल हमारी बात उठा नहीं सकते, हमारी बात कह नहीं सकते, हमारे दर्द को दिखा नहीं सकते, हमारी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते, जो पत्रकारिता भूल चुके हैं, हम उन चैनल्स को क्यों देखें। रिलायंस का जो जियो है, हमें इसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, हमें यह काम करना है। और इसके साथ साथ मैंने एक और कही थी कि लाला रामदेव जो है, उसके जितने प्रोडक्ट हैं, वैसे भी आप देखते हैं कि 60% से ज्यादा उसके प्रोडक्ट जो हैं, वो जो मानक हैं, मापदंड है, उन पर खरे ही नहीं उतरते, बेकार हैं, वैसी गोबर है पूरी तरह से, उनका पूरी तरह से हमें बहिष्कार करना है। यह हमें करना पड़ेगा। तो अभी हम ये अपना रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा, परिस्थिति कैसी होगी, उसके हिसाब से हमारी रणनीति समय समय पर हम लोग तय करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो किसान है वो अडानी अंबानी के जितने प्रोडक्ट हैं उसका बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, तो सर क्या आपको लग रहा है कि इस बार जितने भी आंदोलनकारी हैं, चाहे किसानों के थ्रू हो, चाहे जिस तरीके से भी हो, जितने भी आंदोलनकारी हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार की जो कमजोर नब्ज है वो पकड़ने का काम कर पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार की कमजोर हो या कैसी भी रखो, लेकिन हमें मालूम है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और हमें यह भी मालूम है, हम आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं, यह मालूम है हमें कि लड़ाई कैसे लड़ी और जीती जाती है। और सरकार को उसके इन जो काम ये कर रही है देश को बर्बाद करने के, उस पर कैसे रोका जाएगा, हमें यह मालूम है। तो हम ये सारी चीजें, हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जो लोग, इस देश की जनता, क्योंकि मैं आपको 1 मिनट में जो समझाऊंगा आपको, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, और चीज को छोड़िए, आप 2 चीज के विषय में आपको बताता हूं मैं। ये जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, जिसमें जो सरकार है, इस सरकार ने पहले यह था कि अनाज,
चावल, आलू, प्याज, ये जो कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जो हर इंसान को चाहिए, उन पर एक सीमा थी कि व्यापारी इस सीमा से ज्यादा उसे नहीं खरीद सकता, स्टॉक नहीं रख सकता, उसको अपने गोदामों में इससे ज्यादा नहीं रख सकता। अब सरकार ने वो सीमा खत्म कर दी है। इसका असर क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। वो सीमा खत्म कर दी, एक तो ये एक्ट है। दूसरा, इन्होंने जो एग्रीमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिसकी बात है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप समझिए कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, माना मैं एक उद्योगपति हूं और मेरे सामने जो साथी ये बैठे हैं ये किसान हैं, इनका और मेरा एग्रीमेंट हो गया, और इस तरह से पूरे देश में होगा एग्रीमेंट। जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो सारे देश में इसी तरह से किसानों से वो करेंगे सर धीरे धीरे। तो मेरा और इनका एग्रीमेंट हो गया। पहले तो एग्रीमेंट जब हो रहा है उसी में सारी शर्तें जो तय होंगी, और उस एग्रीमेंट में आप जानते हैं कि किसान की बेचारे की क्या स्थिति है जो तय होंगी, निश्चित उसमें पलड़ा जो भारी रहेगा वो उद्योगपति पूंजीपति का रहेगा। फिर भी आप मान लीजिए कि दोनों का एक तरह से है कि बराबर का हो गया कि ये कंडीशन दोनों को मंजूर है और ये एग्रीमेंट हो गया। कल किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो फसल है, यानी कहीं बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया, उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसमें कहीं कोई बीमा कंपनी तो आएगी नहीं बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और अगर बीमा की भी बात होगी तो जो पूंजीपति है वही करने की कोशिश करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बीमा कंपनी नहीं आएगी, और सरकार ने अपने आप को, जैसे ही पूंजीपति का और किसान का आपस में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार उस मैदान से बाहर हो गई। बिल्कुल सरकार का अब कोई रोल इसमें नहीं है। आदमी किसान मरे जिए कुछ भी करे, उसके साथ में पूंजीपति के साथ में लठ बजाए, मारे पीटे, रोए गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार बिल्कुल अलग हो गई। सरकार अलग हो गई। प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो गई, तो फसल बर्बाद हो गई, कहानी खत्म हो गई। ये यूं मानिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि खेती ठीक ठाक हो रही है, लेकिन बारिश हो गई, हवा निकल गई, फसल थोड़ा सा जो है नीचे गिर गई, तो फसल हुई, लेकिन दाना जितना जिस तरह का होना चाहिए था फसल का वैसा नहीं हुआ, कमजोर हो गया। तो जब कमजोर हो गया तो जो पूंजीपति उसने कह दिया मैं तो नहीं लेता भाई, क्योंकि जिस ग्रेड का चाहिए, जैसा मुझे चाहिए वैसा अनाज है नहीं, मैं तो नहीं लेता। मर गया किसान। जिस रेट पर तय हुआ था वो रेट वेट सब खत्म हो गई जब वो ले ही नहीं रहता। और फिर भी एक बार को मान लीजिए कि रेट तय हुआ, एमएसपी की बात कर रही ना सरकार, ये कह रही है कि एमएसपी रहेगी। मैं उसको बताता हूं कि एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगी। जब मेरा यानी पूंजीपति का और किसान का एग्रीमेंट हो गया और उस एग्रीमेंट में ही फसल की कीमत तय हो गई, जो एमएसपी है वो केवल सरकारी आदेश है, वो कानून नहीं है, तो बंदिश तो है नहीं कि पूरी तरह से वही रेट मिलेगा। मेरे और उसके रेट तय हो गए। ये मानिए कि 2000 रुपए की, यूं मानिए कि इस समय एमएसपी है सरकार की 1950 रुपए गेहूं की, और मेरी और किसान की तय जब हो रही है तो मैं पूंजीपति हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई मैं तो तेरा 1500 रुपए में खरीदूंगा या 1600 रुपए में खरीदूंगा, तुझे देना हो तो दे, नहीं देना तो मत दे। कह रहे उससे वो देख रहा है कि बाकी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो मरता क्या ना करता, चलो उसका रेट तय हो गया 1600 रुपए में। तो सरकार की एमएसपी कहां गई? उस एमएसपी का मतलब क्या रहा? जब मेरी और यानी पूंजीपति और किसान की आपस में सीधी बात तय हो गई, तो सरकार की एमएसपी क्या होगी? क्या यह बंदिश है कि जो एमएसपी है एग्रीमेंट उससे कम पे नहीं होगा? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। पूरे कानून में जो कानून है, इस कानून में कहीं यह नहीं लिखा कि जो एग्रीमेंट होगा किसान के और पूंजीपति के बीच में, वो एग्रीमेंट एमएसपी से कम पे नहीं होगा। वो है कि उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब एमएसपी है ही नहीं तो उस एमएसपी का क्या होगा? इसका मतलब यह है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, कह रही है एमएसपी लागू रहेगी, लेकिन एमएसपी इस कानून के लागू होते ही अपने आप खत्म हो गई। एमएसपी खत्म हो गई, एग्रीमेंट मेरा उसका है। धीरे धीरे स्थिति यह होगी कि किसान मरेगा। जब किसान बर्बाद हुआ तो किसान से जुड़ा हुआ मजदूर बर्बाद हुआ, और जब जो वो है जो पूंजीपति है, पूंजीपति ही सारा अनाज खरीद लेगा, तो जो गरीबों को राशन की दुकानों के माध्यम से राशन पर अनाज दिया जाता है, सरकार उसके लिए राशन कहां से लाएगी? क्या सरकार उन पूंजीपतियों से खरीदेगी राशन? या सरकार उनसे खरीद ही नहीं सकती? और पूंजीपति क्यों देगा? जब पूंजीपति को अपने उस अनाज की कीमत दोगुनी चौगुनी मिलेगी, उसके लिए बेचने के लिए ले रहा है, तो वो क्यों सरकार को देगा? इसका मतलब सरकार
अनाज खरीदने से बच गई, एमएसपी से बच गई। और इस तरह से ये होगा कि राशन की दुकानों पर राशन नहीं जाएगा तो गरीब आदमी कहां से राशन खरीदेगा। मतलब यह हुआ कि पूंजीपति की ही दुकान से, पूंजीपति से ही उसे उसके रेट पे उसे राशन खरीदना पड़ेगा। मतलब यह है कि गरीब तबाह, मजदूर तबाह, किसान तबाह। यह है एक्ट। इसके लिए सरकार यह काम कर रही है। तो जो ये सरकार इस तरह से काम कर रही है, हमें किसी हालत में यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे लगातार।